गंगा प्रसाद एक मेहनती नमक व्यापारी था। वह रायपुर गांव का रहने वाला था और पिछले 15 सालों से नमक का व्यापार करता आ रहा था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। मोती कोई साधारण गधा नहीं था, वो बेहद चालाक और समझदार था। हालांकि गंगा प्रसाद को अभी इस बात का अंदाजा नहीं था। हर सुबह पौ फटते ही गंगा प्रसाद अपने घर के पिछवाड़े में जाता, जहां मोती बंधा रहता था। मोती को देखकर उसका चेहरा खिल उठता। चल मोती, आज फिर बाजार जाना है, तैयार हो जा, वो प्यार से कहता और मोती अपने कान हिलाकर जवाब देता। गंगा प्रसाद की दुकान गांव के बाहरी छोर पर थी, जहां उसके गोदाम में नमक की बड़ी बड़ी बोरियां रखी रहती थी। वो समुद्री इलाकों से थोक में नमक मंगवाता और फिर उसे आसपास के गांवों और कस्बों में बेचता था। उसका मुख्य बाजार पास के शहर रामगढ़ में था, जो करीब 10 किलोमीटर दूर था। रामगढ़ जाने के रास्ते में एक चौड़ी नदी पड़ती थी, कालिंदी नदी। बरसात के मौसम में ये नदी काफी खतरनाक हो जाती थी, लेकिन बाकी समय इसमें घुटनों तक पानी रहता था। इसे पार करना गंगा प्रसाद के रोजमर्रा के सफर का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। नदी के पानी में कंकड़ पत्थर थे और धारा भी तेज थी। मोती को हर बार संभल कर चलना पड़ता था। उस दिन भी सुबह 6 बजे गंगा प्रसाद ने मोती की पीठ पर 2 बड़ी बोरियां लादी। हर बोरी में करीब 25 किलो नमक था। मोती ने थोड़ा सिर हिलाया जैसे विरोध कर रहा हो, लेकिन गंगा प्रसाद ने उसकी पीठ थपथपाई। बस थोड़ी देर की बात है मोती, रामगढ़ पहुंचकर सब उतार दूंगा, फिर तुम्हें वही ताजा घास और पानी मिलेगा। रास्ता शुरू हुआ। गांव की गलियों से निकलते हुए वे खेतों के बीच की पगडंडी पर आ गए। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्के बादल थे। गंगा प्रसाद गुनगुनाता हुआ चल रहा था। मोती भी धीमी चाल से उसके साथ साथ बढ़ रहा था। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद वे कालिंदी नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी आज कुछ ज्यादा ही ठंडा लग रहा था। गंगा प्रसाद ने अपनी धोती घुटनों तक समेटी और मोती की लगाम पकड़कर नदी में उतरने लगा। चल मोती, संभल कर, पत्थर फिसलन भरे हैं, उसने चेतावनी दी। मोती धीरे धीरे कदम रखता हुआ पानी में उतरा। ठंडे पानी का एहसास होते ही उसने एक लंबी सांस ली। पीठ पर नमक की भारी बोरियां थी और पानी में चलना और भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप गंगा प्रसाद के पीछे पीछे चलता रहा। नदी पार करने में करीब 10 मिनट लगे। दूसरी तरफ पहुंचकर गंगा प्रसाद ने राहत की सांस ली। बस हो गया, अब बस 3 किलोमीटर और है। मोती ने अपने गीले बदन को झटका दिया और पानी की बूंदें चारों तरफ बिखर गई। रामगढ़ पहुंचकर गंगा प्रसाद ने बाजार के बीचों बीच अपनी छोटी सी दुकान पर नमक की बोरियां उतारी। उसके नियमित ग्राहक पहले से ही इंतजार कर रहे थे। आ गए गंगा प्रसाद भाई, आज थोड़ी देर हो गई, एक दुकानदार ने कहा। हाँ भाई, नदी में पानी थोड़ा ज्यादा था, इसलिए सावधानी से आना पड़ा, गंगा प्रसाद ने जवाब दिया। उसने नमक बेचा, पैसे लिए और मोती को पास के चबूतरे पर बांध दिया। एक बाल्टी में पानी और घास का गट्ठर रख दिया। खा ले मोती, शाम को वापस जाना है। शाम ढलने तक गंगा प्रसाद का कारोबार निपट गया। उसने अपना थैला संभाला और मोती को खोला। वापसी की यात्रा शुरू हुई। इस बार मोती की पीठ पर बोझ नहीं था, सिर्फ खाली बोरियां थी जो बहुत हल्की थी। घर लौटकर गंगा प्रसाद ने मोती को खोला और उसके लिए चारा पानी का इंतजाम किया। आज भी अच्छा दिन रहा मोती, कल फिर चलना है, उसने कहा और अपने घर के अंदर चला गया। ये उनका रोजमर्रा का रूटीन था। सुबह नमक ला दो, नदी पार करो, रामगढ़ जाओ, नमक बेचो और शाम को वापस आ जाओ। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। मोती हर रोज भारी बोझ उठाता और नदी पार करता, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आने लगा। नमक की बोरियां बहुत भारी होती थी और उसकी कमर दुखने लगती थी।
खासकर नदी में चलना बहुत मुश्किल होता था। पानी, धारा, पत्थर और ऊपर से भारी बोझ, ये सब मिलकर मोती को परेशान करने लगा था। एक दिन नदी पार करते समय मोती का पैर एक पत्थर से फिसला और वो गिरते गिरते बचा। उसे बैठना पड़ा। पानी उसके शरीर तक आ गया और नमक की बोरियां भी भीग गई। गंगा प्रसाद घबरा गया। अरे मोती, क्या हुआ? उठ, उठ। उसने जल्दी से मोती को उठाया। जब मोती खड़ा हुआ तो कुछ अजीब हुआ। पीठ पर का बोझ अचानक हल्का लग रहा था। मोती को आश्चर्य हुआ। नदी पार करके जब गंगा प्रसाद ने बोरियां खोली तो पता चला कि नमक का एक बड़ा हिस्सा पानी में घुल गया था। बोरियां अब आधी से भी कम भारी थी। अरे बाप रे, आधा नमक तो बह गया। आज तो घाटा हो गया। गंगा प्रसाद ने परेशानी से सिर पीटा। लेकिन मोती के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वो समझ गया था कि पानी में बैठने से नमक घुल जाता है और बोझ हल्का हो जाता है। अगले दिन फिर वही रूटीन। गंगा प्रसाद ने फिर से नमक की पूरी बोरियां ला दी। रास्ता शुरू हुआ। जब वे नदी के किनारे पहुंचे, मोती की आंखों में एक शरारत चमकी। उसने सोचा, कल जो हुआ वो गलती से हुआ था, लेकिन अगर मैं जानबूझकर बैठ जाऊं तो? नदी में घुसते ही, जहां पानी थोड़ा गहरा था, मोती ने अचानक अपने घुटने मोड़े और धम से पानी में बैठ गया। गंगा प्रसाद चौंका। अरे मोती, क्या कर रहा है? उठ। उसने जोर से लगाम खींची, लेकिन मोती ने कोई जल्दी नहीं की। वो करीब 2-3 मिनट तक पानी में बैठा रहा। नमक की बोरियां पूरी तरह भीग गई और नमक घुलने लगा। फिर आराम से मोती खड़ा हुआ और बाकी का रास्ता पार किया। जब तक वे दूसरे किनारे पर पहुंचे, नमक का आधा हिस्सा फिर से बह चुका था। बोझ फिर से हल्का हो गया था। गंगा प्रसाद को फिर से नुकसान हुआ। ये क्या मुसीबत है? कल भी यही हुआ था, आज फिर। मोती, तुझे हो क्या गया है? बीमार तो नहीं? उसने चिंतित होकर मोती की पीठ पर हाथ फेरा, लेकिन मोती बिल्कुल स्वस्थ था। उसने सिर्फ एक चालाकी की थी। अब उसे रास्ता मिल गया था। रोज नदी में बैठ जाओ, नमक घुल जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। कितना आसान तरीका। अगले दिन भी यही हुआ। नदी में पहुंचते ही मोती धम से बैठ गया। गंगा प्रसाद ने लाख चिल्लाया, लेकिन मोती ने 2-3 मिनट तक हिलने से इनकार कर दिया। नमक फिर से घुला, बोझ फिर से हल्का हुआ। तीसरे दिन भी यही दोहराया गया। अब तो ये मोती की आदत बन चुकी थी। वो बड़ी चालाकी से नदी के बीचों बीच, जहां पानी सबसे गहरा था, वही बैठता। गंगा प्रसाद खींचता, गुस्सा करता, समझाता, लेकिन मोती को अपनी मौज में कोई बाधा नहीं आने देनी थी। गंगा प्रसाद का नुकसान बढ़ता जा रहा था। हर रोज आधा नमक बचाता और उसे आधी कमाई ही हो पाती। वो परेशान हो गया था। ये गधा पागल तो नहीं हो गया, या फिर कोई बीमारी है? पशु वैद्य को दिखाना पड़ेगा, उसने सोचा। लेकिन घर लौटकर देखता तो मोती बिल्कुल स्वस्थ और खुश दिखता। वो अपनी घास चबाता, पानी पीता और आराम से आंखें बंद करके सो जाता। कोई बीमारी का लक्षण नहीं था। चौथे दिन भी वही हुआ। 5वें दिन भी। गंगा प्रसाद अब गंभीर चिंता में पड़ गया था। उसका व्यापार चौपट हो रहा था। रामगढ़ के व्यापारी भी शिकायत करने लगे थे कि नमक की मात्रा कम आ रही है। छठे दिन गंगा प्रसाद ने ठान लिया कि आज वो मोती पर पूरा ध्यान देगा। उसे कुछ शक होने लगा था। इतने दिनों से लगातार नदी में ही बैठता है ये गधा, वो भी हमेशा उसी जगह पर जहां पानी ज्यादा गहरा है। कहीं ये जानबूझकर तो नहीं कर रहा? उसके मन में संदेह उठने लगा। उस दिन सुबह जब वे नदी की तरफ बढ़े, गंगा प्रसाद ने मोती के हर हाव भाव पर ध्यान दिया। नदी के किनारे पहुंचते ही मोती की चाल में एक अजीब सा उत्साह आ गया। उसके कान खड़े हो गए और कदम तेज हो गए। रुक मोती, धीरे धीरे, गंगा प्रसाद ने कहा। लेकिन मोती तो जैसे पानी में घुसने के लिए बेताब था। नदी में घुसते ही, जैसे ही पानी गहरा हुआ,
मोती ने अपना पुराना खेल शुरू कर दिया। उसने घुटने मोड़े और बैठने की कोशिश की। इस बार गंगा प्रसाद एकदम सतर्क था। उसने तुरंत लगाम खींची। अरे रुक! लेकिन मोती बैठने में सफल हो गया। पानी में धम की आवाज हुई। बोरिया पूरी तरह डूब गई। गंगा प्रसाद ने गौर किया। मोती के चेहरे पर एक अजीब संतुष्टि का भाव था। वो आराम से पानी में बैठा था, जैसे कोई राजा सिंहासन पर बैठा हो। उसकी आंखों में कोई दर्द या परेशानी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चालाकी झलक रही थी। ये तो गंगा प्रसाद की आंखें फटी की फटी रह गई। ये साला जानबूझकर कर रहा है। ये मुझे बेवकूफ बना रहा है इतने दिनों से। गुस्से से भरे गंगा प्रसाद ने जोर से लगाम खींची और मोती को उठने पर मजबूर किया। लेकिन नुकसान तो हो चुका था। नमक का अच्छा खासा हिस्सा फिर से घुल गया था। नदी पार करके गंगा प्रसाद ने मोती को एक कठोर नजर से देखा। तो ये तेरी चालाकी थी। मैं तुझे बीमार समझ रहा था और तू मुझे उल्लू बना रहा था। बहुत बड़ी गलती की तूने मोती। अब देख मैं तुझे क्या सबक सिखाता हूं। रामगढ़ पहुंचकर भी गंगा प्रसाद का मन नहीं लगा। उसका दिमाग लगातार इसी बात पर काम कर रहा था कि मोती को कैसे सबक सिखाया जाए। ये गधा समझ गया है कि पानी में बैठने से बोझ हल्का हो जाता है। अब ये हर रोज यही करेगा। मेरा तो बंटाधार हो जाएगा। शाम को घर लौटते समय गंगा प्रसाद ने मोती से बात की। तो मोती, तूने बहुत होशियारी दिखाई, लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? तू मुझे धोखा दे सकता है और मैं तुझे नहीं। देख लेना, कल मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मोती को शायद कुछ अंदाजा हो गया था कि गंगा प्रसाद उसकी चालाकी पकड़ गया है, लेकिन वो इतना भोला भी नहीं था कि इतनी जल्दी हार मान ले। उस रात गंगा प्रसाद सोया नहीं। वो लगातार सोचता रहा कैसे मोती को सबक सिखाया जाए। नमक तो पानी में घुल जाता है, इसलिए मोती को फायदा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज हो जो पानी में और भारी हो जाए तो? अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। ऊन। हां, ऊन। उसकी आंखें चमक उठीं। ऊन पानी सोखती है और भारी हो जाती है। अगर मैं नमक की जगह ऊन लाद दूं तो? उसने योजना बना ली। अगले दिन वो नमक की जगह ऊन की बोरियां लादेगा। जब मोती अपनी चालाकी करेगा और पानी में बैठेगा, तो ऊन पानी सोखकर दोगुनी तिगुनी भारी हो जाएगी। तब मोती को अपनी चालाकी का नतीजा पता चलेगा। अगली सुबह गंगा प्रसाद सामान्य से थोड़ा ज्यादा उत्साहित था। उसने मोती की पीठ पर नमक की बोरियों की जगह ऊन की 2 बड़ी बोरियां लाद दी। ऊन सूखी अवस्था में बहुत हल्की होती है, इसलिए मोती को पहले से ही बोझ हल्का लगा। मोती खुश था। आज तो शुरू से ही बोझ हल्का है, फिर भी नदी में बैठूंगा तो और हल्का हो जाएगा, उसने सोचा और मन ही मन मुस्कुराया। रास्ते में चलते हुए मोती ने गौर किया कि आज गंगा प्रसाद कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। वो गुनगुना रहा था और बीच बीच में मोती की पीठ थपथपा देता था। चल मोती, आज बहुत अच्छा दिन है। देख लेना, आज कुछ खास होने वाला है। वो बोला और हंसा। मोती को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो तो बस अपनी चालाकी के बारे में सोच रहा था। जल्दी से नदी आए और मैं अपना काम करूं। जब वे नदी के किनारे पहुंचे, मोती की आंखें चमक उठीं। बस अब आ गई मेरी बारी। उसने पानी में घुसते ही अपने पुराने तरीके से काम शुरू कर दिया। जहां पानी गहरा था, वहां पहुंचकर उसने जोर से अपने घुटने मोड़े और धम से बैठ गया। गंगा प्रसाद ने इस बार कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वो चुपचाप खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा। हाँ मोती, बैठ, आराम से बैठ, जितनी देर चाहे बैठा रह, उसने कहा। मोती को ये अजीब लगा। पहले तो गंगा प्रसाद चिल्लाता था, लगाम खींचता था, आज चुप क्यों है? लेकिन फिर उसने सोचा, शायद हार मान ली है। अच्छा ही है। मोती करीब 3 मिनट तक पानी में बैठा रहा। पानी ने ऊन की बोरियों को पूरी तरह भिगो दिया।
ऊन के हर रेशे ने पानी सोखना शुरू कर दिया। फिर मोती खड़ा होने लगा। पहले उसने अपने अगले पैर उठाए, फिर पिछले पैरों को मोड़कर खड़ा होने की कोशिश की। लेकिन अरे, मोती को झटका लगा। पीठ पर बोझ तो हल्का होने की जगह और भी भारी हो गया था। वो समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। उसने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह खड़ा हुआ। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसे महसूस हुआ कि पीठ पर का बोझ अब पहले से दोगुना भारी लग रहा है। ऊन ने इतना पानी सोख लिया था कि बोरिया बेहद भारी हो गई थी। मोती की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी कमर झुक गई, घुटने कांपने लगे। ये क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ बैठा था, जैसे रोज बैठता हूं। फिर बोझ हल्का क्यों नहीं हुआ? गंगा प्रसाद खूब हंसा। क्या हुआ मोती? बोझ हल्का नहीं हुआ। आज नमक नहीं, ऊन है पीठ पर। ऊन पानी सोखती है और भारी हो जाती है, समझा? मोती हैरान था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? नदी तो पार करनी ही थी। गंगा प्रसाद ने अपनी योजना पूरी तरह से तैयार कर ली थी। वो जानता था कि एक दिन की सजा काफी नहीं होगी। मोती को अच्छी तरह सबक सिखाना जरूरी था, ताकि वह दोबारा कभी ऐसी चालाकी न करे। पिछली रात उसने अपने एक दोस्त से बात की थी, जो ऊन का व्यापार करता था। मुझे 2 बोरे अच्छी, रुई जैसी मुलायम ऊन चाहिए, लेकिन ध्यान रहे बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, गंगा प्रसाद ने कहा था। दोस्त ने पूछा था, अचानक ऊन की क्या जरूरत पड़ गई? गंगा प्रसाद ने मुस्कुराते हुए पूरी कहानी सुनाई। कैसे मोती चालाकी करता है, कैसे नदी में बैठकर नमक घुला देता है, और कैसे वो अब उसे सबक सिखाना चाहता है। दोस्त खूब हंसा। वाह, बहुत बढ़िया योजना है। ये गधा तो बहुत चालाक निकला। लेकिन तुमने भी अच्छा सोचा। ऊन से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ले जाओ 2 बोरे, और जब काम हो जाए तो वापस कर देना। मुझे भी तो देखना है कि तुम्हारे गधे का क्या हाल होता है। अब गंगा प्रसाद नदी के बीच खड़ा था और मोती उसके सामने परेशानी में था। भारी बोझ से उसकी कमर दुख रही थी। लेकिन गंगा प्रसाद का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। चल मोती, अब आगे बढ़। नदी तो पार करनी है, गंगा प्रसाद ने कहा। मोती ने एक कदम उठाया। बोझ इतना भारी था कि उसका पैर कांप गया। पानी में चलना और भी मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो गिर जाएगा। संभल कर मोती, ये तो अभी शुरुआत है। अभी आधी नदी और बाकी है, गंगा प्रसाद ने व्यंग्य से कहा। मोती धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी। पीठ पर ऊन की बोरियां पानी से इतनी भर गई थी कि वे लगभग 3 गुना भारी हो गई थी। जो बोझ सुबह हल्का लग रहा था, वही अब असहनीय हो गया था। गंगा प्रसाद बीच बीच में रुककर मोती को देखता। उसे मोती पर थोड़ा तरस भी आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये जरूरी है। अगर आज मैंने इसे नहीं समझाया तो ये जिंदगी भर यही चालाकी करता रहेगा। कभी कभी सख्ती जरूरी होती है, उसने मन में सोचा। नदी पार करने में आज 20 मिनट से ज्यादा लग गए। जब तक वे दूसरे किनारे पर पहुंचे, मोती पूरी तरह थक चुका था। उसकी टांगें कांप रही थी, पीठ झुकी हुई थी, आंखों में थकान साफ दिख रही थी। किनारे पर पहुंचकर मोती ने एक लंबी सांस ली। वो वहीं बैठ गया। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। गंगा प्रसाद ने ऊन की बोरियां उतारी। वे इतनी भारी थी कि उसे खुद भी मेहनत करनी पड़ी। देखा मोती, यह है तेरी चालाकी का नतीजा। तूने सोचा था कि हमेशा बोझ हल्का होगा, लेकिन आज क्या हुआ? मोती ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। गंगा प्रसाद ने आगे कहा, मैं तुझे रोज मेहनत का पैसा देता हूं, अच्छा चारा, पानी, आराम, और तू मेरे साथ धोखा करता है। ये सही है क्या? मोती को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ गया था कि चालाकी का नतीजा हमेशा अच्छा नहीं होता।
कभी कभी वो उल्टा पड़ सकता है, लेकिन गंगा प्रसाद का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने सोचा कि एक दिन की सजा शायद काफी न हो। कल भी मैं ऊन ही ला दूंगा, और अगर ये फिर से नदी में बैठने की कोशिश करे तो उसे फिर से भारी बोझ उठाना पड़ेगा। उस दिन रामगढ़ पहुंचने में देर हो गई। मोती इतना थका हुआ था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। गंगा प्रसाद को भी उस पर तरस आ गया। चल मोती, थोड़ा और, बस पहुंचने ही वाले हैं, उसने मोती की पीठ सहलाते हुए कहा। रामगढ़ पहुंचकर गंगा प्रसाद ने मोती को एक पेड़ के नीचे बांधा और उसके लिए ढेर सारा चारा और पानी रखा। आज तूने बहुत मेहनत की है मोती, खा ले, पी ले, आराम कर। मोती ने चारा खाया और पानी पिया, फिर वो वही लेट गया। उसका पूरा शरीर दुख रहा था, खासकर पीठ और कमर में भयंकर दर्द था। शाम को जब वापसी की बारी आई, गंगा प्रसाद ने ऊन की बोरियां वापस अपने दोस्त को लौटा दी। मोती ने सबक सीख लिया लगता है, लेकिन कल एक बार फिर देखते हैं, उसने दोस्त से कहा। घर लौटते समय मोती की पीठ पर कोई बोझ नहीं था, फिर भी वो धीरे धीरे चल रहा था। नदी पार करते समय उसने पानी को ऐसे देखा जैसे वो उसका दुश्मन हो। आज उसे नदी से डर लग रहा था। घर पहुंचकर गंगा प्रसाद ने मोती को खोला और उसकी अच्छे से देखभाल की। आज तुझे बहुत तकलीफ हुई होगी मोती, लेकिन ये तेरी अपनी गलती थी। तूने मुझसे धोखा किया, उसने प्यार से समझाया। मोती ने अपने बड़े बड़े कान हिलाए जैसे वो सब समझ रहा हो और माफी मांग रहा हो। अगली सुबह फिर से वही तैयारी, लेकिन इस बार गंगा प्रसाद ने फिर से ऊन की बोरियां ला दी। देखते हैं आज ये क्या करता है, उसने सोचा। जैसे ही मोती ने अपनी पीठ पर फिर से वही हल्का बोझ महसूस किया, उसकी आंखों में डर आ गया। नहीं, फिर से ऊन। कल की तकलीफ याद आ गई। नदी में बिल्कुल नहीं बैठना है आज, उसने मन में तय किया। रास्ते में चलते हुए मोती सतर्क था। वो गंगा प्रसाद के हर इशारे को समझने की कोशिश कर रहा था। जब वे नदी के पास पहुंचे, मोती के कदम धीमे हो गए। नदी में घुसते ही मोती ने बहुत सावधानी बरती। वो धीरे धीरे संभल कर चल रहा था। जब वो उस जगह पर पहुंचा जहां वो रोज बैठा करता था, उसके मन में एक बार फिर से विचार आया, अगर मैं बैठ गया तो फिर से वही तकलीफ होगी। नहीं, आज नहीं बैठना है, मोती ने खुद को समझाया। लेकिन फिर उसे लगा, लेकिन अगर आज नमक है तो? गंगा प्रसाद ने शायद आज फिर से नमक लादा हो। तो बैठ जाऊं? मोती दुविधा में पड़ गया। बैठें या न बैठें? उसके कदम रुक गए। गंगा प्रसाद ने देखा और समझ गया कि मोती के मन में क्या चल रहा है। क्या हुआ मोती, आज नहीं बैठेगा? उसने पूछा। मोती ने अपनी गर्दन हिलाई और आगे बढ़ने लगा। उसने तय कर लिया था कि आज वो अपनी चालाकी नहीं दोहराएगा। लेकिन गंगा प्रसाद ने उसे टोका। रुक मोती, अगर तू बैठना चाहता है तो बैठ जा। देख, आज भी ऊन है पीठ पर। अगर तुझे अपनी चालाकी दोहरानी है तो दोहरा। मोती ने पीछे मुड़कर देखा। गंगा प्रसाद की आंखों में एक चुनौती थी, लेकिन मोती ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, वो कल की तकलीफ फिर से नहीं झेलना चाहता था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बिना रुके नदी पार कर गई। गंगा प्रसाद खुश हुआ। अच्छा है, लगता है इसे समझ आ गई बात। लेकिन गंगा प्रसाद ने सोचा कि एक दिन और परीक्षा लेनी चाहिए। अगले दिन फिर से वही ऊन, फिर से वही रास्ता, फिर से वही नदी। इस बार भी मोती ने कोई चालाकी नहीं की। वो सीधे नदी पार कर गया। गंगा प्रसाद को यकीन हो गया कि मोती को सबक मिल गया है। तीसरे दिन गंगा प्रसाद ने आखिरी परीक्षा का फैसला किया। उसने फिर से नमक की बोरियां ला दी। अब देखते हैं, नमक है पीठ पर तो ये क्या करता है। नदी पर पहुंचकर मोती को नमक की गंध आई। वो समझ गया कि आज ऊन नहीं, नमक है। उसके मन में फिर से पुराना विचार आया। नमक है, अगर बैठ गया तो हल्का हो जाएगा। लेकिन फिर उसे कल और परसों की याद आई। नहीं,
मुझे चालाकी नहीं करनी है। गंगा प्रसाद मुझ पर भरोसा कर रहा है। मोती ने बिना रुके, बिना बैठे पूरी नदी पार कर ली। गंगा प्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाबाश मोती, तूने सच में सबक सीख लिया। नदी पार करने के बाद गंगा प्रसाद ने मोती को रोका और उसकी पीठ प्यार से थपथपाई। मोती, तू समझदार है। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। मोती ने अपने बड़े बड़े कान हिलाए। उसकी आंखों में अब वो चालाकी नहीं थी, बल्कि एक नई समझदारी थी। वो जान गया था कि धोखा देने से कुछ हासिल नहीं होता। चालाकी का नतीजा अक्सर बुरा ही होता है। रामगढ़ पहुंचकर गंगा प्रसाद ने अपने दोस्त को पूरी कहानी सुनाई। आज मोती ने बिना किसी शरारत के नदी पार कर ली। हालांकि पीठ पर नमक था, फिर भी उसने नहीं बैठा। दोस्त ने कहा, वाह, इसका मतलब तुम्हारी योजना सफल रही। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि तुमने सही किया। कभी कभी गलतियों का एहसास कराने के लिए थोड़ी सख्ती जरूरी होती है। गंगा प्रसाद ने सहमति में सिर हिलाया। हां, लेकिन मैं इसे ज्यादा दिन तकलीफ नहीं देना चाहता था। बस इतना चाहता था कि इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। और हो गया। उस शाम जब वे घर लौटे, गंगा प्रसाद ने मोती के लिए विशेष इंतजाम किया। उसने मोती को ताजा हरा चारा दिया, गुड़ मिलाकर पानी दिया और उसकी पीठ पर तेल की मालिश की। मोती, मैं जानता हूं कि तुझे पिछले दिनों बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो तेरी भलाई के लिए था। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, बस चाहता था कि तू सही रास्ते पर आ जाए। गंगा प्रसाद ने भावुक होकर कहा। मोती ने अपना सिर गंगा प्रसाद के कंधे पर टिका दिया। ये उसका अपने मालिक से प्यार और माफी मांगने का तरीका था। अगले कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। मोती ने एक बार भी नदी में बैठने की कोशिश नहीं की। वो समझदारी से अपना काम करता, बोझ उठाता और बिना किसी शरारत के नदी पार करता। गंगा प्रसाद का व्यापार फिर से पटरी पर आ गया। अब उसे रोज पूरा नमक रामगढ़ पहुंचाना होता और अच्छी कमाई होती। उसके ग्राहक भी खुश थे कि अब नमक की मात्रा सही आ रही है। एक दिन रामगढ़ में एक व्यापारी ने गंगा प्रसाद से पूछा, सुना है तुम्हारे गधे ने तुम्हें काफी परेशान किया था, अब कैसा है? गंगा प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पहले तो बहुत शरारत करता था, लेकिन एक अच्छे सबक के बाद सब ठीक हो गया। असल में जानवर हो या इंसान, सबको कभी कभी गलतियों का एहसास कराना जरूरी होता है। दूसरे व्यापारी ने कहा, यह तो सच है, लेकिन मारपीट से कुछ नहीं होता, समझाना जरूरी है। गंगा प्रसाद ने गंभीरता से जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा। मैंने भी मोती को मारा नहीं, बस उसे उसकी चालाकी का नतीजा दिखाया और वो समझ गया। महीने भर बीत गए। मोती ने एक बार भी अपनी पुरानी चालाकी नहीं दोहराई। वो हर रोज ईमानदारी से अपना काम करता। नदी पार करते समय वो सावधानी से चलता, लेकिन कभी जानबूझकर नहीं बैठता। गंगा प्रसाद ने देखा कि मोती सिर्फ बोझ ढोने वाला जानवर नहीं रह गया था, वो उसका साथी बन गया था। दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन गया था, विश्वास और सम्मान का रिश्ता। एक दिन बरसात का मौसम आया। नदी में पानी बहुत बढ़ गया। धारा तेज हो गई और पार करना खतरनाक हो गया। गंगा प्रसाद डर गया। आज तो नदी बहुत खतरनाक लग रही है, शायद रामगढ़ न जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन उस दिन रामगढ़ में एक जरूरी डिलीवरी थी। एक व्यापारी ने बड़ी मात्रा में नमक का ऑर्डर दिया था और वादा किया था कि आज ही पैसे देगा। गंगा प्रसाद को जाना जरूरी था। चल मोती, आज मुश्किल है लेकिन जाना होगा। तू डरना मत, मैं तेरे साथ हूं। गंगा प्रसाद ने हिम्मत बंधाई। नदी के किनारे पहुंचकर दोनों ने पानी को देखा। पानी छाती तक आ रहा था और धारा बहुत तेज थी। गंगा प्रसाद ने मोती की लगाम कसकर पकड़ी। संभल कर मोती, एक एक कदम सोच समझ कर रखना, उसने कहा। धीरे धीरे वे पानी में उतरे। पानी ठंडा और तेज था। हर कदम पर फिसलने का खतरा था। मोती बहुत सावधानी से चल रहा था। उसके मन में
एक बार भी बैठने का विचार नहीं आया। वो जानता था कि आज तो बैठना और भी खतरनाक होगा। बीच धारा में एक जगह पर मोती का पैर फिसला। गंगा प्रसाद घबरा गया। मोती, संभल। लेकिन मोती ने अपना संतुलन बनाए रखा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और फिर से खड़ा हो गया। शाबाश मोती, बस थोड़ा और। गंगा प्रसाद ने हौसला बढ़ाया। आखिरकार वे सकुशल दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दोनों थक गए थे लेकिन खुश थे। गंगा प्रसाद ने मोती को गले लगा लिया। तूने कमाल कर दिया मोती। आज तूने साबित कर दिया कि तू सच्चा साथी है। रामगढ़ पहुंचकर जब गंगा प्रसाद ने अपने ग्राहक को यह किस्सा सुनाया तो सब दंग रह गए। इतनी तेज धारा में भी तुम्हारा गधा नहीं डरा और उसने कोई शरारत नहीं की। गंगा प्रसाद ने गर्व से कहा, नहीं, मोती अब बदल चुका है। उसने अपनी गलती से सीख ली है। अब वो सिर्फ एक गधा नहीं, मेरा विश्वास पात्र साथी है। शाम को घर लौटते समय आसमान साफ हो गया था। बरसात थम गई थी और हवा में ताजगी थी। गंगा प्रसाद और मोती धीरे धीरे चल रहे थे। कोई जल्दी नहीं थी। मोती, तुझे पता है जिंदगी में सबक सीखना कितना जरूरी है। तूने अपनी गलती से सीखा और बदल गया। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। गंगा प्रसाद बोलता रहा। मोती चुपचाप सुन रहा था। शायद वो सब समझ रहा था। घर पहुंचकर गंगा प्रसाद ने मोती की खास देखभाल की। उसने उसे गर्म पानी से नहलाया क्योंकि नदी का ठंडा पानी लगा था। फिर अच्छा चारा और गुड़ दिया। आज से तू मेरा सिर्फ गधा नहीं, मेरा दोस्त है मोती, और दोस्तों की हम इज्जत करते हैं, गंगा प्रसाद ने कहा। उस रात गंगा प्रसाद को अच्छी नींद आई। उसे खुशी थी कि उसने मोती को सिर्फ सजा नहीं दी थी, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था।